और अब खबरें विस्तार से। इजरायली कैबिनेट ने कल सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य गोलान हाइट्स में बसने वालों की आबादी को दोगुना करना है। हाइट्स के इजरायली नियंत्रित जो हिस्सा है उसमें लगभग 50,000 लोग रहते हैं और यहूदियों और ड्रूज के बीच समान रूप से ये विभाजित है। नेतन्याहू के कार्यालय ने यह कहा है कि सरकार ने क्षेत्र के डेमोग्राफिक विकास को सर्वसम्मति से मंजूरी दी, जो वहां इजरायली आबादी को दोगुना करने की कोशिश करेगा। आपको बता दें, इजराइल ने 1967 में सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा किया था और 1981 में इसे अपने नियंत्रण में लिया। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने इस क्षेत्र पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं दी, लेकिन अमेरिका ने 2019 में इसे मान्यता दे दी है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार इस वक्त जुड़ रहे हैं, बेहद खास मेहमान। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस तरह से इजराइल जो है वो लगातार यहाँ पर गोलान हाइट्स पर उसने कब्जा किया और उसके बाद एक बार फिर यहाँ पर वो आबादी बढ़ाने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। क्या मकसद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, किस तरह से समझें इस खबर को? जी बहुत धन्यवाद अदिति, मुझे आमंत्रित करने के लिए। इसका जो खबर का जो मायना है वो अपनी सिक्योरिटी को, अपनी सुरक्षा को और बेहतर करना चाहता है, क्योंकि उसने देखा है अब यहाँ पर सीरिया में HTS का राज कायम होने वाला है या उनका प्रभुत्व वहाँ पर बढ़ने वाला है। और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अल-कायदा से जुड़ा हुआ है, पहले अल-नुसरत से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसने अपने दोनों इनके साथ अपने संबंधों को ख़त्म कर दिया था 2016 में, 2017 में, परंतु फिर भी वो एक आतंकी गुट है और बहुत सारे देश उसको एक आतंकी गुट मानते हैं, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में, यूरोप में। तो कहीं से वहाँ से ख़तरा नहीं हो जाए, क्योंकि वो उनकी अगर सरकार वहाँ बनती है जैसे बन गई है वहाँ पर दमास्कस में, परंतु उनका अगर प्रभुत्व और ज़्यादा होता है तो गोलन हाइट्स को भी लेने का, वापस लेने का वहाँ से प्रयास कर सकते हैं। जैसे आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, जो 1967 में 1967 में जब वॉर हुआ था, 6 डे वॉर हुआ था, तो तब उन्होंने वहाँ से लिया था और 1981 में उन्होंने अपने उसमें पूरी तरीके से अपने साथ मिलाने का प्रयास किया था। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप थे 2019 में, जैसे उन्होंने जेरूसलम को करार दिया था इजराइल की राजधानी है, वैसे ही उन्होंने गोलन हाइट्स को भी कह दिया था ये इजराइल का हिस्सा है। परंतु पूरी दुनिया के और लोग और देश नहीं मानते हैं, परंतु अपनी सुरक्षा को और स्थायी बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए वो यहाँ पर ये डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। जी अशोक जी, ऐसे में जो सीरिया में फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसके बाद शायद इजराइल यहाँ पर ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हमले भी वो करता जा रहा है हथियारों को नष्ट करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदिति, क्योंकि जब से शुरुआत हुई है तब से आपने अभी दिखाया भी है लताकिया में कितने उनके जो पोत हैं, जो उनके शिप्स हैं, उनको भी बहुत उन्होंने वो क्षति पहुंचाई है। और भी जहां पर भी उनके वेपन्स के, एमिनिशन के, आर्मामेंट्स के डिपो रहे हैं, उनको भी उन्होंने नष्ट किया है, क्योंकि अपने वो देखना चाहते हैं जो हमारे ऊपर कोई वहां से हमला नहीं हो और वहां की जो वेपनरी है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए भी वहां से नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए वो उसको नष्ट करने में बिल्कुल एकदम तत्पर लग रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आबादी बढ़ाने की बात गोलान हाइट्स में की जा रही है और उसे प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक और खबर का हम रुख कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट राष्ट्र सीरिया में बशर अल असद तख्ता पलट के बाद परिवार समेत वो रूस भाग चुके हैं। सीरिया पर अब हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। HTS ने सीरिया की कमान अपने अधिकारी मोहम्मद बशीर को मार्च 2025 तक के लिए सौंप दी है। उन्हें सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। विद्रोही गुट का कहना है कि वो फिलहाल सीरिया को पटरी पर लाने में जुटा है। इस बीच इजराइल ने सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल 8 दिसंबर को असद की सत्ता खत्म होने के बाद से दिन रात देश के अलग अलग हिस्सों को दहला रहा है। पिछले 7 दिनों में इजराइल सीरिया में 800 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। पिछले 12 घंटों में 61 से ज्यादा हमले हुए और इसमें ज्यादातर सैन्य ठिकानों को बर्बाद करना शामिल है। इजरायली हमलों का जवाब देते हुए HTS के नेता ने कहा है कि वो अब युद्ध नहीं चाहते हैं। अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HTS जो है वो अभी भी सब्र दिखाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है इजराइल के प्रति, क्योंकि हमलों का जवाब भले ही दिया है, लेकिन बीच में ये भी उनके जो नेता हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं। जी देखिए अदिति, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अभी उनका जो फोकस है वो यही है, जो अंदरूनी हालात को कैसे वो नियमित करें, उसको कैसे स्टेबलाइज करें।
तो इसीलिए जो उनकी जो वहाँ पर, क्योंकि बशर अल असद के बहुत सारे ट्रूप्स होंगे, बहुत सारे जो उनके सिंपथाइजर्स होंगे, क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए, जो ये अलावी क्लैन पहले हाफिज अल असद फिर बशर अल असद 50 साल से ऊपर वहाँ पर उन्होंने शासन किया है। तो बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो कि अभी भी उनके साथ सिंपथी रखते हैं, तो ये चाहते हैं जो वो बिल्कुल आगे नहीं आ पाए, किसी प्रकार से वहाँ पर शांति और स्थायित्व कायम किया जाए, पीस, ट्रैंक्विलिटी, स्टेबिलिटी वहाँ पर लाई जाए। तो इसीलिए वो कोई एक्सटर्नल एंगेजमेंट नहीं चाहते, इजराइल के साथ नहीं चाहते। और उन्होंने देख लिया है जो हमास का क्या हाल हुआ है, हिजबुल्लाह का क्या हाल हुआ है, और कैसे इजराइल अभी भी सीरिया के ऊपर कितने ऐसे अटैक्स किए जा रहा है। तो वो नहीं चाहते जो वो एक 1-to-1 कॉन्फ्लिक्ट में उनके साथ चले, क्योंकि उनके पास अब ना तो रूस का इतना सहारा है ना ईरान का सहारा है, उनको अपने ही सहारे रहना पड़ेगा। तो इसीलिए वो नहीं चाहते, और इसीलिए इजराइल ने भी कहा है हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं सीरिया के साथ, केवल वो देख रहे हैं जो भी उनके पास असले हैं, वेपनरी है, उनको सबको कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिससे कि उनके ऊपर खतरा नहीं मंडराता रहे। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने ऊपर खतरा मंडराता देख इजराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा है। अगर हम जो फिलहाल सरकार है, HTS जो है, तहरीक अल शाम की बात अगर यहाँ पर करें अशोक जी, तो किस तरह से यहाँ पर आगे आप देख रहे हैं सीरिया की स्थिति, क्योंकि वो कह तो रहे हैं यहाँ पर कि स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चैलेंजेस बहुत हैं, उनके सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी भी कोई कम इलाका है सीरिया में जिसको वो कंट्रोल करते हैं। जो दक्षिण में इलाका है, अब गोलन हाइट से इजराइल आगे बढ़ गया है। ऊपर जो पूर्व का इलाका है, जो उत्तर का इलाका है, वहाँ से टर्की नीचे आ रहा है। उसके वहाँ पर पूर्व में आप देखते हैं जो बहुत सारे वहाँ पर कुर्दिश लोगों का, उनका वहाँ पर कंट्रोल है। और नीचे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर अमेरिकन ने वहाँ पर कुछ गुटों को सहायता दी है। अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक और खबर जो है उसका हम रुख करते हैं, जिस पर हम आपके साथ जुड़ेंगे। रूसी सेना के तेजी से आगे बढ़ने के बीच यूक्रेन के सैन्य नेतृत्व ने पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र जो है उसमें सुरक्षा की देखरेख करने वाले कमांडर को बदल दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जनरल अलेक्जेंडर टॉर्नवास्की को जनरल अलेक्जेंडर लुटेंस्को की जगह ऑपरेशनल और टेक्निकल ग्रुप डोनेट्स्क का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। यूक्रेन युद्ध के मैदान में बैकफुट पर है। रूसी सेना तेज गति से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन ने शनिवार को कहा है कि रूसी सैनिकों ने पोक्रोवस्क के आसपास के गांव में कई यूक्रेनी ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। अशोक जी, यहाँ पर ये स्थिति जो है एक बार फिर आक्रामक हुई है, एक बार फिर हमले जो है एक दूसरे पर यहाँ पर तेज हुए हैं। लेकिन ये जो अधिकारी बदलने वाली बात है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं भरोसे का सवाल यहाँ पर उठ रहा है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिसे कहा जाए यूक्रेन बैकफुट पर है। आपने बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है, जो वहाँ पर रूस की जो सेना है वो आगे बढ़ रही है और वो और ज़्यादा कब्जा कर रही है। तो ये उन्होंने देखा है, जो अगर जो उनके कमांडर हैं उनको अगर बदलाव कर दिया जाए तो शायद उससे कुछ फ़ायदा हो जाए, वहाँ पर थोड़ी और ऊर्जा आ जाए, थोड़ी और नई इनिशिएटिव्स यूक्रेन की आर्मी ले पाए। परंतु ऐसा लगता नहीं है। देखिए, जैसे कहा जाता है, जो युद्ध के बीच में अपने कमांडर्स को चेंज करना वो कोई इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता की बात नहीं होती है। परंतु मैं समझता हूँ जो यूक्रेन के पास विकल्प बहुत कम है, ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि रूस हावी होता हुआ जा रहा है उनके ऊपर। और जहाँ तक सपोर्ट है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं 20 जनवरी को, और उन्होंने कहा है जो वहाँ पर शांति लाएंगे। और पुतिन भी इसीलिए कर रहे हैं, जो जितनी वो अपनी वहाँ पर जो ऑक्यूपाई कर सकते हैं टेरिटरी, क्षेत्रफल के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, वो वहाँ पर करना चाहते हैं, जिससे कि जब बातचीत शुरू होती है तो उनका पलड़ा भारी रहेगा और वो ज़्यादा जोर से वहाँ पर नेगोशिएट कर पाएंगे और अपनी बातों को मनवा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सज्जनहार जी, आपने तमाम मसलों पर बहुत ही साधारण तरीके से इस मामले को यहाँ पर समझाया है। तो जिस तरह से अशोक जी कह रहे थे कि अब देखना होगा कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद, ट्रंप के आने के बाद क्या स्थिति यहाँ पर होती है, और क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द से जल्द खत्म होता है या नहीं। तो सुरक्षा की जो देखरेख कर रहा था यूक्रेन में, उस कमांडर को यहाँ पर यूक्रेन ने बदल दिया है। कहीं ना कहीं भरोसे को लेकर सवाल उठ रहा था।